हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर डूइंग रियली ग्रेट। तो हम लोग अपना कंटिन्यू कर रहे हैं सर कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के साथ। तो कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में CAS 6 तक हम लोग कर चुके हैं। अब हम लोग बात करेंगे कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 7 की। तो कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 7 क्या बोलता है सर? कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ऑन एम्प्लॉय कॉस्ट। एम्प्लॉय कॉस्ट का मतलब है सर लेबर कॉस्ट। अब लेबर कॉस्टिंग के ऊपर हम लोग पूरा के पूरा चैप्टर पढ़ चुके हैं, है कि नहीं? हम लोग पूरा चैप्टर सर लेबर कॉस्टिंग के ऊपर हम लोग अपना पढ़ चुके हैं। मटेरियल के बाद लेबर कॉस्टिंग पढ़ा था हम लोगों ने। तो वही सब चीजें अब यहाँ पर डिस्कस करनी है। कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 7 क्या बोलता है? वो ये रूल्स डिफाइन करता है, प्रिंसिपल्स डिफाइन करता है कि एम्प्लॉय कॉस्ट को डिटरमिन किस तरह से करना है और एम्प्लॉय कॉस्ट को दिखाना किस तरह से है। बस यही कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में बताया गया हमें, ठीक है। दिस स्टैंडर्ड डील्स विद द प्रिंसिपल्स एंड द मेथड्स ऑफ क्लासिफिकेशन, मेजरमेंट एंड असाइनमेंट ऑफ एम्प्लॉय कॉस्ट for determination of the cost of product or service and the presentation and disclosure in cost statements. तो ऑब्जेक्टिव वही है, टू ब्रिंग यूनिफॉर्मिटी एंड कंसिस्टेंसी इन द एप्लीकेशन ऑफ प्रिंसिपल्स फॉर डिटर्मिनिंग द एम्प्लॉय कॉस्ट, ठीक है। अब चलो सर, अब हम करते हैं लिखना स्टार्ट कि आपको क्या क्या चीजों का ध्यान रखना है जब हम लोग एम्प्लॉय कॉस्ट के बारे में बात करते हैं। तो हम लोग बात करेंगे सर CAS 7 की, दैट इज एम्प्लॉय कॉस्ट। चलो सर, अब एम्प्लॉय कॉस्ट क्या है? सबसे पहली चीज तो सर है क्या चीज ये? एम्प्लॉय कॉस्ट किसे कहते हैं? बेनिफिट्स, लिखते रहना ये साथ साथ। बेनिफिट्स पेड और पेबल, पेड और पेबल फॉर द सर्विसेज, फॉर द सर्विसेज रेंडर्ड बाय एम्प्लॉइज। वो कहता है जो एम्प्लॉइज ने सर्विसेज दी है उसके बदले में जो आप उसे दोगे उसे हम लोग कहते हैं एम्प्लॉय कॉस्ट। जो भी उसे बेनिफिट्स दोगे, वेदर इन कैश और काइंड, वेदर इन कैश और काइंड। तो कहता है जो भी आप एम्प्लॉय को पे करोगे इन रिटर्न टू द सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द एम्प्लॉय, उसको हम लोग बोलते हैं वो दैट इज अ पार्ट ऑफ एम्प्लॉय कॉस्ट बेसिकली, ठीक है जी। सेकंड क्या आता है? इट इंक्लूड्स टेम्पररी, पार्ट टाइम and contract employees। कहता चाहे वो आपका परमानेंट एम्प्लॉय है या फिर टेम्परेरी एम्प्लॉय है, उसको पेमेंट तो करोगे ना। फ्री में तो आपके लिए कोई काम नहीं करेगा। जहां पर आपकी पेमेंट हुई वहां पर कॉस्ट आ जाता है सर। तो कहता है कि अगर टेम्परेरी एम्प्लॉय को भी आप कोई पेमेंट कर रहे हो तो वो भी आपकी एम्प्लॉय कॉस्ट ही कहलाएगी। अगर कोई आपकी फैक्ट्री में पार्ट टाइम काम करता है, जैसे कि पार्ट टाइम अकाउंट्स का काम करते हैं लोग, ठीक है, तो अगर कोई पार्ट टाइम काम भी कर रहा है तो वो भी आपकी एम्प्लॉय कॉस्ट का पार्ट बनेगा। कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉइज क्या है कि अगर हम कॉन्ट्रैक्ट पे हायर करते हैं एम्प्लॉइज को, उनको जो पेमेंट करते हैं दैट इज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉय, ठीक है। अगर उसको पेमेंट करते हो तो वो भी आपकी एम्प्लॉय कॉस्ट का पार्ट बनेगी। अब कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉइज के बारे में एक चीज ध्यान रखना। सपोज करो कि आपने कॉन्ट्रैक्टर को हायर किया, ठीक है, आपने उसको पेमेंट करनी है, हम कहते हैं कि दैट इज अ पार्ट ऑफ एम्प्लॉय कॉस्ट, ठीक है सर। उस कॉन्ट्रैक्टर ने क्या किया? उसने आगे 10 बंदे हायर कर लिए, समझ रहे हो? आपने कॉन्ट्रैक्टर को हायर किया कि भाई तूने ये काम करना है, राइट। उसको आप जो भी पेमेंट करोगे दैट फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ योर एम्प्लॉय कॉस्ट। अब उस कॉन्ट्रैक्टर ने आगे 10 लोग और हायर कर लिए। वो जो 10 लोग हायर किए उनको जो पेमेंट होगी वो आपकी एम्प्लॉय कॉस्ट नहीं बनेगी, ठीक है। आप जो कॉन्ट्रैक्टर को दोगे डायरेक्ट दैट इज द एम्प्लॉय कॉस्ट। उस कॉन्ट्रैक्टर ने आगे 10 लोग हायर किए, उनको जो पेमेंट होगी दैट इज नॉट योर एम्प्लॉय कॉस्ट, ठीक है। वो कॉन्ट्रैक्टर देखेगा सर, वो हमारा बिजनेस नहीं है, ठीक है जी। वो हमारी जो कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट है, एम्प्लॉय कॉस्ट का पार्ट है, वो नहीं बनेगा। समझ में आ गया? ठीक है सर, बहुत बढ़िया। चलो थर्ड पॉइंट,
अब एम्प्लॉय कॉस्ट में क्या कुछ आता है हमारे पास, वो देखने वाली बात है सर। एम्प्लॉय कॉस्ट में हमारे पास क्या कुछ आएगा? बेसिक पे आएगी, बिल्कुल आएगी। हम लोगों ने ये सब लेबर कॉस्टिंग में भी एक बार पढ़ रखा है, ठीक है जी। तो एक तरह से उसकी रिवीजन भी हो रही है और हमारा कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 7 भी हो रहा है, प्लस अदर अलाउंसेस, जो अदर अलाउंसेस है वो भी आएंगे सर, प्लस कोई अगर आप उनको पर्क्स दे रहे हो, पर्क्यूजिट्स, तो वो भी आएंगे, प्लस एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू पीएफ, ठीक है जी, ईएसआई, उसके बाद ग्रेच्युटी, तो और भी कोई अगर एम्प्लॉयर की कंट्रीब्यूशन है तो ये सब चीजें आपकी एम्प्लॉय कॉस्ट का पार्ट बनेंगी कि एम्प्लॉय कॉस्ट में हमारे पास क्या कुछ इंक्लूड होता है, ठीक है। बेसिक पे जो हम लोग बेसिक पे कर रहे हैं, उसके बाद डीएनएस अलाउंस पे कर रहे हैं, अदर कोई अलाउंसेस पे करते हैं, परक्यूजिट्स देते हैं हम लोग अलाउंसेस में, एचआरए आ गया, ठीक है ना, और कई तरह के आ जाएंगे, ट्रैवलिंग अलाउंसेस हो गए, उसके बाद हम लोग कुछ परक्यूजिट्स दे रहे हैं, या फिर एम्प्लॉयर की कंट्रीब्यूशन। अब यहां पर एक क्वेश्चन आता है जो लेबर कॉस्टिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है सर। अगर एम्प्लॉय कंट्रीब्यूट कर देता है, जो एम्प्लॉय की कंट्रीब्यूशन है ईएसआई पीएफ को, सर वो एम्प्लॉयर के लिए वो ऑलरेडी उसकी बेसिक पे में आ चुकी है, ठीक है। सपोज करो कि एक एम्प्लॉय है, उसकी जो बेसिक पे थी सर 15,000 थी, ठीक है। अब 15,000 में से एम्प्लॉयर ने 5,000 काट लिया, किस चीज का? उसने अपनी कंट्रीब्यूशन जो ईएसआई में करनी है, ठीक है सर। एम्प्लॉय के हाथ में कितना गया? 10,000 गया ना, 10,000 गया। अब वो 10,000 रुपए जो एम्प्लॉय है वो लेकर घर के लिए निकल गया। रास्ते में उसको ध्यान आया कि यार मैं भी थोड़ा सा कंट्रीब्यूट कर दूं ईएसआई के लिए। उसने उसमें से 2,000 रुपए निकाल के दे दिए। अब फैक्ट्री के बाहर एम्प्लॉय क्या करता है उस पैसे का? उसको एम्प्लॉयर से कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। एम्प्लॉयर के लिए तो 10,000 प्लस 5,000 जो उसने कंट्रीब्यूट किया, टोटल 15,000 की एम्प्लॉय कॉस्ट है। उसमें से ही एम्प्लॉय ने जो है निकाल के अपना शेयर दिया है। तो वो अगर एम्प्लॉय की कंट्रीब्यूशन दे रखी है आपको, तो वो एम्प्लॉय कॉस्ट में ऐड नहीं होगी। क्लियर है? चलो सर, इसके रिलेटेड कुछ और पॉइंट्स हैं हमारे पास जो हम लोगों को लिखने हैं। लिखते हैं सर। क्या? फोर्थ पॉइंट हमारे पास है बोनस पेड और पेबल। बोनस पे कर दिया या करना है इज अ पार्ट ऑफ एम्प्लॉय कॉस्ट, ठीक है जी। जो भी आप अगर अपने एम्प्लॉय को अच्छे काम के लिए कोई बोनस देते हो तो वो जो है वो भी आपकी कॉस्ट का पार्ट बनेगा, क्योंकि कुछ तो पॉकेट में से जा रहा है ना सर, ठीक है। उसके बाद अगला पॉइंट, रेम्यूनरेशन पेड और पेबल टू एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स। वो कहता है जो कंपनी के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स हैं, अगर उनको कोई आप रेम्यूनरेशन पे करते हो, राइट, तो वो भी आपकी एम्प्लॉय कॉस्ट का पार्ट बनेगा। अगर नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स को हम लोग करते हैं तब वो आपकी एम्प्लॉय कॉस्ट का पार्ट नहीं बनेगा। लेकिन अगर आप लोग अपने जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स हैं, काम करते हुए डायरेक्टर्स हैं, उनको देते हो तो वो आपकी एम्प्लॉय कॉस्ट का पार्ट बनेगा। चलो सर आगे। एम्प्लॉय कॉस्ट shall not include imputed cost, ठीक है जी। अब imputed cost कौन सी होती है सर? imputed cost होती है जो नोशनल कॉस्ट है, जो एक्चुअल में खर्चा हम लोग पॉकेट से नहीं कर रहे। तो जब एक्चुअल से हम लोग पे नहीं कर रहे, ठीक है,
तो उसको हम लोग अपनी एम्प्लॉय कॉस्ट कैसे मान लेंगे? जब एक्चुअल में खर्चा हुआ ही नहीं सर, तो क्यों मानेंगे उसको? तो इम्प्यूटेड, या फिर इम्प्यूटेड को हम लोग और क्या बोलते हैं? नोशनल कॉस्ट। एज्यूम की हुई कॉस्ट है हमारी, एक्चुअल में खर्चा नहीं हुआ, ठीक है, हमने एज्यूम किया कि हाँ ये खर्चा है। उसके बाद एनी सब्सिडी और ग्रांट received in relation to employee cost, in relation to employee cost is to be subtracted। वो कहता है कि अगर एम्प्लॉय कॉस्ट से रिलेटेड कोई खर्चा है, उसके लिए गवर्नमेंट आपको कोई सब्सिडी दे देती है या आपको कोई ग्रांट दे देती है, तो उसको आप लोगों ने अपनी एम्प्लॉय कॉस्ट में से माइनस करना है। क्योंकि अगर आपको सब्सिडी या ग्रांट गवर्नमेंट से मिल गई तो ऑब्वियसली आपकी अपनी पॉकेट से पैसा नहीं लग रहा। जब आपकी अपनी पॉकेट से पैसा नहीं लग रहा तो वो आपकी एम्प्लॉय कॉस्ट नहीं हुई सर, ठीक है ना। जब आपकी एम्प्लॉय कॉस्ट नहीं है तो उसको एम्प्लॉय कॉस्ट में से हम लोग माइनस कर देंगे, ठीक है। चलो जी, उसके बाद एट्थ पॉइंट क्या कहता है? पेमेंट टू एम्प्लॉइज फॉर ओल्ड ड्यूज in accordance with order of courts shall not form part of employee cost। क्या मतलब है सर इसका? ध्यान से इसको समझने की कोशिश करना। चलो जी, क्या हुआ, मेरे एम्प्लॉइज ने स्ट्राइक कर दी सर, वो कहते पैसे बढ़ाओ, ठीक है ना। मैंने कहा मैं पैसे नहीं बढ़ाऊंगा, वो स्ट्राइक पे चले गए, ठीक है सर। 10 दिन के लिए स्ट्राइक उन्होंने की, तो मैंने क्या कहा? मैंने कहा जी तुमने 10 दिन काम नहीं किया, तुमने 10 दिन के लिए तुम लोग स्ट्राइक पे रहे, काम नहीं किया, तो मैं तो ये 10 दिन की सैलरी भी काटूंगा तुम्हारी। मैंने सैलरी नहीं दी, ठीक है ना, मैंने उनको पेमेंट नहीं दी 10 दिन की। वो चले गए कोर्ट में, मेरे खिलाफ केस कर दिया उन्होंने। जब केस किया तो वो केस जीत गए वहां पे, और कोर्ट ने आदेश दिए कि आप इनका जो भी ड्यू बनता है वो उन्हें दो। वो कहता है कि अगर ऐसा कुछ होता है, अगर कोई पुराने ड्यूज हैं या कोई स्ट्राइक पीरियड की कॉस्ट है, तो वो सब चीजें क्या हैं? दीज आर एबनॉर्मल रीजंस। और अगर कोई एबनॉर्मल रीजन की कॉस्ट होती है तो हम उसको कहां पर लेकर जाते हैं? कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लेके जाते हैं। ये जो लेबर कॉस्ट की हम लोग बात कर रहे हैं सर, ये वो लेबर कॉस्ट है जो हमने अपने कस्टमर से रिकवर करनी है अल्टीमेटली, जो हमने 1 यूनिट ऑफ फिनिश्ड प्रोडक्ट में आइडेंटिफाई करके अपने कस्टमर से रिकवर करनी है। तो जितनी भी एबनॉर्मल कॉस्ट है रिलेटेड टू लेबर, वो सारी की सारी कहां जाएगी? वो कॉस्टिंग P&L में जाएगी, वो हमारी लेबर कॉस्ट का या एम्प्लॉय कॉस्ट का पार्ट नहीं बनेगी। क्लियर हो गया? ठीक है जी। तो अगला पॉइंट हमारे पास क्या है? कॉस्ट रिलेटेड टू, अगेन थोड़ा सिमिलर पॉइंट है, कॉस्ट रिलेटेड टू एबनॉर्मल आइडल टाइम, एबनॉर्मल आइडल टाइम टू बी टेकन डायरेक्टली टू कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, तो आइडल टाइम हम सबको पता क्या है? आइडल टाइम इज जिस टाइम में आपकी प्रोडक्शन नहीं हो रही, जो आपका वर्कर है वो फ्री बैठा है, लेकिन फिर भी उस टाइम के लिए आप उसे पे कर रहे हो, दैट इज द आइडल टाइम। अब वो आइडल टाइम जो है वो दो कारण से हो सकता है, या तो नॉर्मल
या फिर एबनॉर्मल। नॉर्मल दैट इज इनहेरेंट इन द जॉब, कि उसने सर खाना खाना है, अब खाना खाने टाइम तो वो साथ में मशीनरी नहीं चला सकता ना, वो आराम से बैठ के खाना खाएगा, चाय पिएगा, रेस्ट करेगा। दैट इज अ नॉर्मल आइडल टाइम, जो हमें पता है वो होना ही होना है, एंड दैट इज इनहेरेंट इन एनी जॉब। एबनॉर्मल आइडल टाइम क्या है? एबनॉर्मल आइडल टाइम है जो हमने नहीं सोचा था, एकदम से मशीनरी खराब हो गई। मशीनरी खराब होना क्या रूटीन की जॉब है? नहीं सर, एकदम से मशीनरी जब खराब हुई तो खराब होने से मेरा जो वर्कर है वो फ्री बैठा है, लेकिन अब वो वर्कर की गलती तो नहीं है ना, मशीनरी खराब हो गई, मुझे तो उसे पेमेंट करनी पड़ेगी। दैट इज एबनॉर्मल रीजन, राइट। तो एबनॉर्मल आइडल टाइम से रिलेटेड जितनी भी कॉस्ट है वो हम लोग डायरेक्टली कहाँ लेके जाएंगे? कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगी, वो हमारी एम्प्लॉय कॉस्ट का पार्ट नहीं बनेगा। नॉर्मल आइडल टाइम, अगर नॉर्मल रीजंस के कारण कोई आइडल टाइम है, नॉर्मल आइडल टाइम टू बी एडजस्टेड इन एम्प्लॉय कॉस्ट, टू बी एडजस्टेड इन एम्प्लॉय कॉस्ट। अब ये तो लेबर कॉस्टिंग के चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा है। क्या करते हैं हम लोग? टोटल आवर्स माइनस द नॉर्मल आइडल टाइम, तो क्या निकालते हैं? इफेक्टिव आवर्स निकालते हैं या नहीं निकालते? इफेक्टिव लेबर आवर्स निकालते हैं ना। हम लोगों ने जब लेबर कॉस्टिंग का चैप्टर पढ़ा था वहां पे हम लोग क्या निकालते हैं सर? वहां पे हम लोग एक टर्म यूज करते हैं, कौन सी? इफेक्टिव लेबर आवर्स। इफेक्टिव लेबर आवर्स इज इक्वल टू टोटल लेबर आवर्स, टोटल लेबर आवर्स माइनस नॉर्मल आइडल टाइम। यही करते हैं हम लोग। फिर जब हम लोग लेबर कॉस्ट पर आवर निकालते हैं, जब हम लोग लेबर कॉस्ट पर आवर निकालते हैं तो हम लोग क्या करते हैं? हम लोग करते हैं टोटल लेबर कॉस्ट, टोटल लेबर कॉस्ट डिवाइडेड बाय इफेक्टिव लेबर आवर्स, डिवाइडेड बाय इफेक्टिव लेबर आवर्स। है कि नहीं? यही करते ना। तो इसलिए यहां पर एबनॉर्मल और नॉर्मल आइडल टाइम की हम लोगों ने बात की है। ठीक है जी, चलो। CAS 7 में और इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है ज्यादा पढ़ने वाला। CAS 7 और क्या बोलता है जी? इसकी प्रेजेंटेशन ढंग से करो। जॉन सी आपको कॉस्ट स्टेटमेंट्स में लेबर की चाहिए प्रेजेंटेशन, वहां पे उसको दिखाओ, वहां पे नॉर्मल टाइम भी दिखाओ, वहां पे एबनॉर्मल भी दिखाओ, लेबर का टोटल खर्चा कितना है वो भी दिखाओ, कोई अलग अलग से रेम्यूनरेशन दिखानी है वो भी दिखाओ, सब्सिडी ग्रांट मिलता है वो भी दिखाओ। वो सब चीज़ों के बारे में हम लोग बात कर चुके हैं। अगर इसको आप लोग आराम से अगर पढ़ोगे एक बार तो यही सब चीज़ें आपको इसमें मिलेंगी, और इससे ज़्यादा इसमें आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। डिस्क्लोजर्स पढ़ लेना, ठीक है, कि क्या कुछ आपको उसमें दिखाना है, पेनल्टीज डैमेजेस पेड है कोई तो वो भी दिखानी है, नॉर्मल कॉस्ट दिखानी है नहीं दिखानी है, तो वो सब चीज़ों से रिलेटेड ही हमारे पास सारे के सारे डिस्क्लोजर्स हैं। ठीक, चलो सर, तो ये तो हो गया हमारे पास अब CAS 7 तक खत्म। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे सर? नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करेंगे कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 8 की, राइट। तो 7 तक हम लोगों ने अब कंप्लीट कर लिया है। इफ यू हैव एनी क्वेरीज यू कैन सेंड मी एन email at ksjteaching@gmail.com. That's all for this lecture, friends. Thank you so much.